सीरीज की शुरुआत कुछ बुर्का पहने लोगों से होती है जो एक एटीएम चुराने के इरादे से वहां पहुंचते हैं। उनमें से 2 एटीएम उखाड़ने की कोशिश करते हैं जबकि बाकी 2 बाहर निगरानी करते हैं। काफी कोशिश के बाद भी जब एटीएम नहीं निकलता तो वे उसे रस्सी से कार के पीछे बांधकर पूरी मशीन ही उखाड़ ले जाते हैं। अगले सीन में हम पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं जहां प्रीतम अपने दादाजी के साथ टेप रिकॉर्डर चोरी होने की एफआईआर दर्ज कराने आया है, लेकिन कांस्टेबल उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लेता। वह कहता है कल रात 28 लाख रुपए से भरा एटीएम चोरी हुआ है, पहले हमें वही केस देखना है। इस पर प्रीतम कहता है चीज 5 रुपए की हो या 5 करोड़ रुपए की, उसे ढूंढना पुलिस का काम है, इसलिए हमारा टेप रिकॉर्डर भी ढूंढना पड़ेगा। कांस्टेबल बदतमीजी से दोनों को भगा देता है। दादाजी के जाने के बाद प्रीतम वापस उसके पास आता है और कहता है उस टेप रिकॉर्डर में मेरी दादी की आवाज रिकॉर्ड है। दादाजी जब भी उसे सुनते हैं उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मेरे लिए वह आवाज 28 लाख रुपए से भी ज्यादा कीमती है, लेकिन कांस्टेबल उसकी बात सुनने की बजाय उसे लॉकअप में बंद करवा देता है। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर पेड्रो की एंट्री होती है। चोरी की जांच कर रहा था, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उसे कोई सुराग नहीं मिला। तभी लॉकअप में बैठा प्रीतम बार बार कहता है मुझे सिर्फ 15 मिनट दीजिए, मैं बता दूंगा कि एटीएम किसने चुराया है। पहले तो पेड्रो हंसता है, लेकिन फिर उसे बाहर निकाल कर कहता है ठीक है 15 मिनट हैं तेरे पास, अब करके दिखा। सिर्फ कुछ ही मिनटों में प्रीतम 4 लोगों की तस्वीरें पेड्रो के सामने रख देता है और कहता है बुरखे में महिलाएं नहीं बल्कि 4 आदमी थे, इनमें से एक की शादी होने वाली है, पैसों की जरूरत थी इसलिए इन चारों ने मिलकर एटीएम चुराया। इतना ही नहीं वह एटीएम की सटीक लोकेशन भी बता देता है। पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है। एटीएम तो मिल जाता है, लेकिन उसके अंदर के 28 लाख रुपए गायब होते हैं। अब चोरों को पकड़ना मुश्किल नहीं था। पुलिस उनके घर पहुंचती है जहां उन्हीं में से एक की शादी चल रही होती है और बाकी तीनों बाराती बनकर नाच रहे होते हैं। पेड्रो तुरंत चारों को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन लौटकर पेड्रो पूछता है तूने सिर्फ 15 मिनट में ये सब कैसे पता लगाया? प्रीतम कहता है पहले मुझे घर छोड़ दीजिए, रास्ते में सब बता दूंगा। रास्ते में वह बताता है कि चोरी रात 2 से 3 बजे के बीच हुई थी। उसने सबसे पहले उस इलाके के मोबाइल टावर का डेटा हैक किया। वहां करीब 20 लोगों की कॉल डिटेल्स मिली, लेकिन उनमें से सिर्फ 4 लोग ऐसे थे जो लगातार एक दूसरे से ही बात कर रहे थे। प्रीतम समझ गया कि इतना भारी एटीएम 1-2 लोग नहीं चुरा सकते, ये काम 4 लोगों ने मिलकर ही किया होगा। इसके बाद उसने उन चारों को सोशल मीडिया पर सर्च किया। वहीं पता चला कि उनमें से एक की शादी होने वाली है और उसे पैसों की सख्त जरूरत है। बस यहीं से उसका शक यकीन में बदल गया। वह मुस्कुराकर कहता है मैंने कोई बड़ा दिमाग नहीं लगाया, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल किया। इसके बाद पता चलता है कि प्रीतम वैक्यूम क्लीनर बेचने का काम करता है और अपनी बातों से किसी भी ग्राहक को मना लेता है। तभी पेड्रो का फोन आता है। वो बताता है कि टेप रिकॉर्डर मिल गया है। यह सुनते ही प्रीतम तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचता है। टेप रिकॉर्डर देखकर वह पहचान जाता है कि यह उसके दादाजी का ही है, लेकिन उसे खोलते ही उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि अंदर रखा टेप गायब था। वह मायूस होकर कहता है मुझे टेप रिकॉर्डर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वह टेप चाहिए जिसमें मेरी दादी की आवाज रिकॉर्ड है। पेड्रो उसे भरोसा दिलाता है चिंता मत कर, वह टेप भी जल्द मिल जाएगा। इसी दौरान टीवी पर एक बड़ी खबर आती है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर का बेटा विनी किडनैप हो चुका था। पूरा परिवार परेशान था कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद विनी गायब कैसे हो गया। तभी किडनैपर का फोन आता है। वह धमकी देता है अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो 5 करोड़ रुपए तैयार रखो, वरना अगली बार उसकी लाश मिलेगी। पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मच जाता है और साइबर सेल की टीम तुरंत जांच में जुट जाती है। जब मिनिस्टर वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि केस इंस्पेक्टर पेड्रो के पास है, लेकिन उन्हें पेड्रो पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। फिर भी पेड्रो उनसे सिर्फ एक मौका मांगता है। सबसे पहले वह बॉबी नाम के एक संदिग्ध के घर पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि बॉबी कोई लड़का नहीं बल्कि एक 100-2 साल की बुजुर्ग महिला थी जिसकी उसी दिन मौत हो चुकी थी। यह सुनकर मिनिस्टर भड़क जाते हैं और पेड्रो को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। गुस्से में पेड्रो भी कह देता है मैं क्राइम ब्रांच का अफसर हूँ, लेकिन आपने मुझे साइबर सेल में बैठा रखा है, यहाँ हर फैसले में दखल देते हैं, फिर उम्मीद करते हैं कि मैं चमत्कार कर दूं। इसके बाद वह पूरे भरोसे से कहता है अगर मुझे अपने तरीके से काम करने दिया जाए तो मैं आपके बेटे को जरूर ढूंढ निकालूंगा और मेरे पास साइबर सेल का एक ऐसा जीनियस है जो इस केस को सुलझा सकता है। इतना कहकर वह वहां से बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद मिनिस्टर का पीए साठे उसके पास आता है और कहता है कि मिनिस्टर ने उसे वापस बुलाया है और उस जीनियस को भी साथ लाने के लिए कहा है। इसके बाद पेड्रो प्रीतम को अपने साथ लेकर मिनिस्टर के पास पहुंचता है और पूरा मामला समझाता है। प्रीतम पूरे आत्मविश्वास से कहता है जैसे ही किडनैपर का अगला कॉल आएगा हम सिर्फ 15 मिनट में उसकी लोकेशन पता लगा लेंगे। कुछ देर बाद किडनैपर का फोन आता है और वह फिर से 5 करोड़ रुपए की मांग करता है। इस बार पेड्रो उसे जानबूझकर बातों में उलझाए रखता है ताकि प्रीतम को जांच के लिए समय मिल सके। तभी प्रीतम मुस्कुराकर कहता है आज के समय में किसी इंसान से 10 मिनट नहीं सिर्फ 10 सेकंड बात करके भी उसके बारे में बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। कुछ ही पलों में वह किडनैपर की पूरी जानकारी निकाल लेता है। वह बताता है कि ज्यादातर अपराधी 2 मोबाइल रखते हैं, एक अपराध
के लिए और दूसरा पर्सनल इस्तेमाल के लिए। मैंने उसके पर्सनल फोन का भी पता लगा लिया है और उसकी लाइव लोकेशन भी मिल गई है। यह सुनते ही पेड्रो अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। निगरानी करने पर पता चलता है कि संदिग्ध रोज शाम 4:30 बजे खाना लेने बाहर जाता है, यानी यही सही मौका था उसके घर में घुसकर विनी को ढूंढने का। लेकिन तभी प्रीतम कहता है, सर मुझे लगता है कि इस किडनैपिंग में सिर्फ यही आदमी शामिल नहीं है, घर के अंदर का भी कोई इसका साथी है और मेरा शक सीधे मिनिस्टर की पत्नी श्रद्धा पर जा रहा है। वह आगे कहता है, अगर किसी तरह श्रद्धा मैडम का मोबाइल हमारे हाथ लग जाए तो बहुत कुछ पता चल सकता है। मोबाइल हासिल करना आसान नहीं था। तभी उन्हें पता चलता है कि श्रद्धा अपने घर में एलेक्सा का काफी इस्तेमाल करती हैं। बस यहीं से प्रीतम के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह एलेक्सा हैक करने की कोशिश करता है लेकिन सिस्टम पासवर्ड मांगता है। काफी सोचने के बाद पेड्रो 1 2 3 4 5 ट्राई करता है और हैरानी की बात, पासवर्ड सही निकलता है। प्रीतम मजाक करते हुए कहता है, लगता है श्रद्धा मैडम और आपकी पसंद एक जैसी है, क्योंकि आपका भी पसंदीदा पासवर्ड यही है। एलेक्सा हैक होते ही श्रद्धा की सारी वॉइस हिस्ट्री सामने आ जाती है। उनसे पता चलता है कि 2 दिन पहले वह पहले मॉल गई थी, फिर बस स्टैंड पहुंची और वहां से बस पकड़कर एक कैफे गई थी। प्रीतम कहता है, इस बारे में ड्राइवर को जरूर कुछ पता होगा। दोनों तुरंत ड्राइवर से पूछताछ करते हैं। पहले तो वह कुछ नहीं बताता, लेकिन सख्ती करने पर सच उगल देता है। वह बताता है कि श्रद्धा मैडम मॉल के अंदर गई थी, लेकिन दूसरे गेट से बाहर निकलकर बस से सीधे कैफे पहुंच गई। इसके बाद प्रीतम और पेड्रो कैफे पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। फुटेज में दिखाई देता है कि श्रद्धा एक अजनबी आदमी के साथ आई थी और दोनों एक प्राइवेट रूम में चले गए थे। उन्हें अब यकीन होने लगता है कि मामला सिर्फ ब्लैकमेलिंग का नहीं बल्कि दोनों के बीच अफेयर का भी हो सकता है। इसी बीच शाम के 4:30 बज जाते हैं। मौका मिलते ही पेड्रो अपनी टीम के साथ संदिग्ध के घर में घुस जाता है, जबकि एक पुलिस वाले को बाहर निगरानी के लिए छोड़ दिया जाता है। घर की पूरी तलाशी लेने के बावजूद विनी कहीं नहीं मिलता। बिना सबूत के कार्रवाई करना भी संभव नहीं था। तभी पेड्रो को वहां श्रद्धा और उसी आदमी की कई प्राइवेट तस्वीरें मिलती हैं। वह तुरंत उन तस्वीरों की फोटो अपने मोबाइल में सेव कर लेता है। उसी समय बाहर से खबर मिलती है कि किडनैपर वापस लौट आया है। पेड्रो किसी तरह वहां से सुरक्षित निकल जाता है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि श्रद्धा से पूछताछ करना बेहद जरूरी है। वह सीधे उसके पास पहुंचकर पूछता है, आखिर तुमने अपने ही बेटे की किडनैपिंग क्यों करवाई? इसके साथ ही वह सारी तस्वीरें उसके सामने रख देता है। तस्वीरें देखकर श्रद्धा कुछ पल चुप रहती है, फिर कहती है, तुम्हारा शक आधा सही है, लेकिन अपने बेटे की किडनैपिंग मैंने नहीं करवाई। मैं खुद ब्लैकमेलिंग का शिकार हूँ। इसके बाद वह पूरी सच्चाई बताती है। उस आदमी का नाम लोगो है, जो कभी उसका बॉयफ्रेंड था। 7 साल जेल में रहने के बाद वह वापस आया और पुरानी तस्वीरों के दम पर उसे ब्लैकमेल करने लगा। लोगों ने उससे 5 करोड़ रुपए मांगे, लेकिन श्रद्धा ने साफ मना कर दिया। तब उसने धमकी दी कि अगर पैसे नहीं मिले तो वह उनकी सारी प्राइवेट तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। इसके बाद लोगों ने एक खतरनाक प्लान बताया। उसने कहा कि अगर विनी का किडनैप हो जाए तो मिनिस्टर बेटे को बचाने के लिए बिना सोचे 5 करोड़ रुपए दे देंगे। श्रद्धा बताती है कि उसने कुछ देर इस प्लान के बारे में जरूर सोचा था, लेकिन जब वह घर लौटी तब तक विनी सच में गायब हो चुका था। यानी उसके मुताबिक असली किडनैपिंग में उसका कोई हाथ नहीं था। यहीं से यह मामला पहले से भी ज्यादा रहस्यमयी बन जाता है। इसके बाद हमारी मुलाकात मार्टिन से होती है, जो एक बेहद खतरनाक और जीनियस हैकर है। वह एक मॉल में किसी मंत्री के आने का इंतजार कर रहा होता है। उसका मकसद मंत्री के मोबाइल पर आने वाला OTP हासिल करके उसका जीमेल अकाउंट हैक करना था। कुछ देर बाद मंत्री वहां पहुंचता है। मार्टिन उसके पास जाकर कहता है, सर मेरा फोन बंद हो गया है। अभी पता चला है कि मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया है। क्या मैं आपका फोन 1 मिनट के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ? मंत्री उसकी बातों में आ जाता है और अपना फोन दे देता है, लेकिन मार्टिन को कॉल नहीं करनी थी। वह उसी बहाने OTP हासिल कर लेता है और कुछ ही मिनटों में मंत्री का जीमेल अकाउंट अपने कंट्रोल में ले लेता है। बाद में वह यह निजी जानकारी मोटी रकम लेकर दूसरे लोगों को बेच देता है। दूसरी तरफ मार्टिन लोगों को फोन करके कहता है, आज पुलिस तुझे गिरफ्तार करने वाली है, लेकिन अगर मेरी बात मानेगा तो बच जाएगा। फिर वह लोगों को प्लान समझाता है, अभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर को फोन कर और कह कि अगर तेरे घर के आसपास मौजूद पुलिस नहीं हटाई गई तो विनी को मार देगा। लोगो बिल्कुल वैसा ही करता है। बेटे की जान के डर से मिनिस्टर तुरंत सभी पुलिस वालों को वहां से हटाने का आदेश दे देता है। इधर कांस्टेबल जयंत प्रीतम के दादाजी वाला टेप ढूंढ निकालता है। प्रीतम खुश होकर उसे चलाता है, लेकिन उसमें दादी की आवाज की जगह एक भोजपुरी गाना रिकॉर्ड होता है। यह देखकर वह निराश हो जाता है। तब पेड्रो कहता है, चिंता मत कर, असली टेप भी मिल जाएगा और अगर नहीं मिला तो वही गाना किसी और से रिकॉर्ड करवा देंगे। प्रीतम तुरंत जवाब देता है, नहीं सर, वो गाना किसी और को आता ही नहीं है। इसके बाद प्रीतम और पेड्रो फिर से मिनिस्टर के घर पहुंचते हैं। प्रीतम बताता है कि यह सब किसी आम अपराधी का काम नहीं, बल्कि एक बेहद शातिर हैकर का है, जिसे घर के ब्लूप्रिंट तक की जानकारी है। उसे शक होता है कि विनी के लैपटॉप में कोई बड़ा सुराग मिल सकता है, लेकिन लैपटॉप पासवर्ड से लॉक था। पासवर्ड सिर्फ विनी का सबसे अच्छा दोस्त जानता था, इसलिए उसे बुलाया जाता है। पहले तो वह बच्चा पासवर्ड बताने से मना कर देता है, लेकिन पेड्रो का गुस्सा देखकर डर जाता है और
आखिरकार पासवर्ड बता देता है। लैपटॉप खुलते ही सबके सामने एक चौंकाने वाला सच आता है। विनी ब्लू व्हेल गेम खेल रहा था। प्रीतम बताता है कि यह एक बेहद खतरनाक गेम है जिसमें बच्चों को छोटे छोटे टास्क देकर धीरे धीरे अपराध और आखिर में आत्महत्या तक पहुंचाया जाता है। यह सुनकर पेड्रो पूरी तरह खामोश हो जाता है क्योंकि उसे अपने बेटे लियो की याद आ जाती है जिसने इसी गेम की वजह से अपनी जान गंवा दी थी। प्रीतम विनी के सारे टास्क चेक करता है। उससे साफ पता चलता है कि वह इस गेम का पूरी तरह आदी बन चुका था। उसने बाकी सारे गेम डिलीट कर दिए थे और सिर्फ यही खेलता था। अब सभी समझ जाते हैं कि विनी के गायब होने के पीछे इस गेम का बहुत बड़ा हाथ है। तभी अचानक लैपटॉप से मार्टिन की आवाज आती है। वह कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारी बातें सुन नहीं रहा बल्कि तुम सबको देख भी रहा हूँ। यह सुनकर सभी घबरा जाते हैं लेकिन प्रीतम तुरंत समझ जाता है कि मार्टिन उन्हें सच में नहीं देख रहा। वह कहता है, घबराने की जरूरत नहीं है, इसके पास सिर्फ घर का ब्लूप्रिंट है। उसी के आधार पर यह अंदाजा लगा रहा है कि कौन कहाँ होगा। हमारे पास इसका कोई लाइव एक्सेस नहीं है। इतना सुनकर सभी को थोड़ी राहत मिलती है लेकिन तभी मार्टिन अचानक कहता है, जल्द ही मुलाकात होगी। कबीर। ये नाम सुनते ही प्रीतम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि कबीर उसका असली नाम था जिसे लगभग कोई नहीं जानता था। वह तुरंत घर पहुंचता है और दादाजी से कहता है, हमें आज रात ही यह शहर छोड़ना होगा, अब यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। इसी बीच उसके घर एक छोटा सा गिफ्ट पैकेट आता है। अंदर सिर्फ एक पेन ड्राइव होती है। दूसरी तरफ पेड्रो अपने बेटे लियो का लैपटॉप चेक करता है। उसमें भी ब्लू व्हेल गेम देखकर उसे एहसास होता है कि उसके बेटे की मौत की असली वजह यही गेम था। ये सच जानकर वह पूरी तरह टूट जाता है। उधर प्रीतम पेन ड्राइव चलाता है। वीडियो में मार्टिन दिखाई देता है। वह कहता है, मैं पिछले 3 साल से तुझे ढूंढ रहा था, अब मेरी तलाश खत्म हुई और असली खेल शुरू होगा। सबसे पहले हॉस्पिटल जा, वहाँ रूम नंबर 204 में कोई तेरा इंतजार कर रहा है। इधर पेड्रो भी समझ जाता है कि प्रीतम उससे बहुत बड़ा सच छिपा रहा है। वह तुरंत उसकी लोकेशन ट्रैक करवाता है। कुछ देर बाद प्रीतम हॉस्पिटल पहुंचकर रूम नंबर 204 में जाता है। वहाँ मिसेस फोंसेका भर्ती थीं जिनकी मानसिक हालत बेहद खराब हो चुकी थी। उन्हें उस हालत में देखकर प्रीतम की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो बाहर आता है जहाँ पेड्रो पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। पेड्रो सीधे पूछता है, आखिर तू मुझसे क्या छिपा रहा है? कुछ देर चुप रहने के बाद प्रीतम कहता है, मैंने एक मर्डर किया है। इसके बाद कहानी 3 साल पीछे चली जाती है। तब प्रीतम कॉलेज में पढ़ता था और प्रोफेसर फोंसेका उसे पढ़ाया करते थे। वे बेहद सख्त स्वभाव के थे। अगर कोई छात्र 1 मिनट भी लेट हो जाता तो उसे पूरी क्लास के सामने डांट पड़ती। एक दिन प्रीतम 10 मिनट देर से पहुंचा। इस पर प्रोफेसर ने सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी। गुस्से में प्रीतम भी उन्हें खरी खोटी सुनाकर वहां से चला गया लेकिन उस अपमान को वह भूल नहीं पाया। उसी रात उसने प्रोफेसर फोंसेका का जीमेल अकाउंट हैक कर लिया। वहां उसे उनकी निजी तस्वीरें मिली जिनसे पता चला कि उनका विदेश में एक महिला के साथ अफेयर था। गुस्से में आकर प्रीतम ने वे सभी तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल कर दी। अगले दिन पूरा कॉलेज प्रोफेसर का मजाक उड़ा रहा था। शर्म और बदनामी से टूटकर उन्होंने एक लाइट हाउस से कूदकर अपनी जान दे दी। ये सब बताते हुए प्रीतम रो पड़ता है। वह कहता है, उनकी मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। मेरी एक गलती ने पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। मिसेस फोंसेका की यह हालत भी मेरी वजह से है और मार्टिन उन्हीं का बेटा है। वह अपने पिता की मौत का बदला लेने आया है। पेड्रो उसे समझाते हुए कहता है, वह तेरी नासमझी थी, कोई जानबूझकर किया गया मर्डर नहीं। सबसे जरूरी बात यह है कि तुझे अपनी गलती का पछतावा है। अतीत नहीं बदल सकता लेकिन आज जो हो रहा है उसे जरूर रोक सकते हैं। फिर वह अपने बेटे लियो को याद करते हुए कहता है, मैं अपने बेटे को नहीं बचा पाया लेकिन इस बार विनी को हर हाल में बचाएंगे। इसी बीच मार्टिन फिर से स्पोर्ट्स मिनिस्टर को फोन करता है और 5 करोड़ रुपए की मांग दोहराता है। साथ ही वह विनी की एक तस्वीर भेजता है जिसमें उसकी एक उंगली कटी हुई दिखाई देती है। यह देखकर पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। अब उनके पास फिरौती देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता लेकिन मार्टिन एक शर्त रखता है। वह कहता है कि पूरे 5 करोड़ रुपए लेकर सिर्फ प्रीतम आएगा और बिल्कुल अकेला। प्रीतम भी पूरी तैयारी के साथ निकलता है। वह नोटों के बैग में चुपके से एक मोबाइल छिपा देता है ताकि उसकी मदद से मार्टिन की लोकेशन ट्रैक की जा सके। कुछ देर बाद मार्टिन उसके सामने आता है और बिना कुछ कहे उस पर हमला कर देता है। वह बेरहमी से प्रीतम को पीटते हुए कहता है, तूने मेरे परिवार के साथ जो किया उसके लिए तुझे कभी माफ नहीं किया जा सकता। इसके बाद वह प्रीतम के सामने एक खतरनाक शर्त रखता है, जिस लाइट हाउस से मेरे पिता ने छलांग लगाई थी उसी लाइट हाउस से उसी समय पर तुझे भी कूदकर अपनी जान देनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया तो विनी मर जाएगा। यानी अब प्रीतम के सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो अपनी जान दे दे या विनी की मौत देखे। मार्टिन उसे सिर्फ 10 घंटे का समय देकर वहां से चला जाता है। जाते जाते वह प्रीतम के मोबाइल से पेड्रो को एक मैसेज भी भेज देता है, विनी मिल गया है, मैं उसे लेकर वापस आ रहा हूँ। उधर पुलिस प्रीतम की लोकेशन ट्रैक करती है। लोकेशन मिनिस्टर के घर की दिखती है लेकिन वहाँ सिर्फ एक कार पहुंचती है जिसके अंदर प्रीतम का मोबाइल रखा होता है। होश में आने के बाद प्रीतम तुरंत पेड्रो से मिलता है। दोनों फिर से मार्टिन की तलाश शुरू कर देते हैं। अच्छी बात यह थी कि नोटों के बैग में छिपाया गया मोबाइल अब भी चालू था। उसकी लोकेशन ट्रेस करने पर पता चलता है कि वह एक वर्किंग हॉस्टल में है। पेड्रो पूरी
पूरी टीम के साथ वहां पहुंचता है। प्रीतम पहले ही उस मोबाइल में ऑटो आंसर ऑन कर चुका था। अब हॉस्टल के हर कमरे की तलाशी लेना मुमकिन नहीं था, इसलिए पुलिस हर कमरे के बाहर जाकर जोर जोर से गाना गाती है। जिस कमरे से आवाज ऑटो आंसर फोन तक पहुंचती है वही उनका निशाना बन जाता है। लेकिन जब वे उस कमरे में पहुंचते हैं तो वहां सिर्फ मोबाइल मिलता है। मार्टिन एक बार फिर सबको चकमा देकर निकल चुका था। उसी समय उसका मैसेज आता है, अब सिर्फ 4 घंटे बचे हैं। इसी बीच कांस्टेबल जयंत को पता चलता है कि हॉस्टल में रहने वाले एक व्यक्ति की कार चोरी हो गई है। उसे उम्मीद थी कि अगर वह कार किसी टोल प्लाजा से गुजरेगी तो उसके फास्टैग का मैसेज मालिक के फोन पर जरूर आएगा। कुछ ही देर में ऐसा ही होता है। मैसेज मिलते ही पुलिस तुरंत उस दिशा में निकल पड़ती है। थोड़ी देर बाद उन्हें चोरी हुई कार मिल जाती है, लेकिन मार्टिन वहां से पहले ही फरार हो चुका होता है। तभी प्रीतम टोल प्लाजा के आसपास के मोबाइल टावर का डेटा हैक करता है और मार्टिन के नंबर की लाइव लोकेशन निकाल लेता है। पता चलता है कि वह एक बस में सफर कर रहा है। पेड्रो और प्रीतम तुरंत बस का पीछा करते हैं, लेकिन बस रोकने के बाद पता चलता है कि मार्टिन वहां नहीं है। उसने अपना मोबाइल एक बुजुर्ग महिला के पास छोड़ दिया था। तभी उसके फोन से विनी की नई तस्वीर आती है, जिसमें उसकी 2 उंगलियां कटी हुई दिखाई देती हैं। साथ ही एक मैसेज भी होता है, अब सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। अब पेड्रो सोच में पड़ जाता है कि आखिर मार्टिन उनकी हर चाल पहले से कैसे जान लेता है। तभी उसकी नजर प्रीतम की घड़ी पर जाती है। ये वही घड़ी थी जो मार्टिन ने उसे दी थी। घड़ी की जांच करने पर उसमें एक छिपा हुआ माइक्रोफोन मिलता है, यानी मार्टिन उनकी हर बातचीत सुन रहा था। अब दोनों एक नई चाल चलते हैं। वे जानबूझकर घड़ी दोबारा प्रीतम को पहना देते हैं और ऊंची आवाज में कहते हैं, प्रीतम तू अकेला लाइट हाउस जाएगा, हम में से कोई तेरे साथ नहीं आएगा। असल में यह सब मार्टिन को गुमराह करने के लिए कहा जा रहा था। रास्ते में सही मौका देखकर प्रीतम घड़ी उतारकर दूर फेंक देता है। अब मार्टिन उनकी बातें नहीं सुन सकता था। इसी दौरान प्रीतम को विनी की भेजी गई तस्वीर में एक बड़ी गलती नजर आती है। वह पेड्रो से कहता है, सर इस फोटो में विनी के अंगूठे के पास वाला जलने का निशान ही नहीं है, मतलब यह तस्वीर नकली है। मुझे नहीं लगता कि मार्टिन ने विनी को कोई नुकसान पहुंचाया है। हो सकता है विनी अभी भी घर के अंदर ही कहीं छिपा हो और ब्लू व्हेल गेम का आखिरी टास्क पूरा कर रहा हो। फिर उसे याद आता है कि विनी पिछले कुछ दिनों से खाना और ऑक्सीजन जैसी चीजें इकट्ठा कर रहा था। प्रीतम कहता है, मुझे सबसे ज्यादा शक घर की पानी की टंकी पर है। पेड्रो तुरंत कांस्टेबल तावड़े को फोन करता है और छत पर जाकर पानी की टंकी चेक करने को कहता है। जैसे ही टंकी खोली जाती है सभी हैरान रह जाते हैं। विनी सचमुच वहीं छिपा हुआ था। उसके पास खाने पीने का सामान और ऑक्सीजन पहले से मौजूद थी। उधर प्रीतम लाइट हाउस पहुंच चुका था, जहां मार्टिन उसका इंतजार कर रहा था। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। विनी के सुरक्षित मिलने की खबर मिलते ही पेड्रो भी लाइट हाउस पहुंच जाता है और मार्टिन पर बंदूक तान देता है। लेकिन तभी प्रीतम उसे रोकते हुए कहता है, सर ये असली मार्टिन नहीं है। पेड्रो कुछ समझ पाता उससे पहले ही दूसरी तरफ लोगो फिर से श्रद्धा को फोन करके 5 करोड़ रुपए की मांग करता है और तस्वीरें वायरल करने की धमकी देता है। तभी प्रीतम और पेड्रो एक नया प्लान बनाते हैं। उनकी पत्रकार दोस्त रूही इसमें उनका साथ देती है। रूही लाइव न्यूज में श्रद्धा की कुछ तस्वीरें दिखाती है। पहली तस्वीर में दावा किया जाता है कि श्रद्धा वीरेंद्र सहवाग के साथ मालदीव गई थी। सहवाग लाइव आकर इसे पूरी तरह फर्जी बताते हैं। दूसरी तस्वीर में श्रद्धा संजय दत्त के साथ दिखाई देती है। संजय दत्त भी लाइव आकर साफ कह देते हैं कि यह फोटो नकली है। इसके बाद तीसरी तस्वीर दिखाई जाती है जिसमें श्रद्धा के साथ लोगो था। ये फोटो असली थी, लेकिन पहली 2 तस्वीरें फर्जी साबित होने की वजह से लोगों को तीसरी तस्वीर भी नकली लगने लगती है। यानी अब अगर लोगो असली तस्वीरें भी वायरल करता तब भी कोई उन पर भरोसा नहीं करता। इसी दौरान पेड्रो अपनी टीम के साथ लोगों को गिरफ्तार कर लेता है। श्रद्धा भावुक होकर प्रीतम का शुक्रिया अदा करती है। प्रीतम हंसते हुए कहता है, बस एक काम करना, अगली बार वैक्यूम क्लीनर खरीदना हो तो मुझसे ही खरीदना। इसके बाद पेड्रो की पत्नी स्टेसी का फोन आता है। प्रीतम पहले ही पेड्रो का माफी वाला वीडियो उसे भेज चुका था। वीडियो देखने के बाद स्टेसी वही गाना गाने लगती है जो कभी प्रीतम की दादी गाया करती थी। तभी पता चलता है कि स्टेसी और प्रीतम की दादी की म्यूजिक टीचर एक ही थी। यह गीत सुनकर प्रीतम की आंखें नम हो जाती हैं। दूसरी तरफ मार्टिन अपने पिता की कब्र के पास बैठा श्रद्धा को फोन करता है और कहता है, तुम्हारे 5 करोड़ रुपए मैं वापस लौटा रहा हूँ और यह बात प्रीतम तक जरूर पहुंचा देना। इसके बाद प्रीतम घर लौटता है और अपने दादाजी को वही गाना सुनाता है। इस बार गाना दादी की आवाज में नहीं बल्कि स्टेसी की आवाज में था। फिर भी दादाजी के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है और यही प्रीतम के लिए सबसे बड़ी जीत होती है। कुछ समय बाद पेड्रो फिर से साइबर सेल में काम कर रहा होता है। तभी एक मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उसके पास आती है और कहती है, सर मेरे फॉलोअर्स चोरी हो गए हैं। यह सुनकर पेड्रो सिर पकड़ लेता है और तुरंत प्रीतम को फोन करके मजाक में कहता है, अगर मेरा ट्रांसफर वापस क्राइम ब्रांच में नहीं करवाया तो मेरी डेड बॉडी ही मिलेगी। अब मुझसे ये लाइक्स और फॉलोअर्स वाले केस नहीं संभलते। पेड्रो की बात सुनकर प्रीतम हंस पड़ता है और इसी मजेदार, भावुक और संतोषजनक पल के साथ यह शानदार वेब सीरीज खत्म हो जाती है।